लोग क्या कहेंगे? ये चार शब्द किसी भी इंसान की खुशियों को राख करने के लिए काफी होते हैं। शिबू के बगल वाले घर में वो दो बहनें रहती थीं, जिनका नाम लेते ही मोहल्ले वाले मुंह फेर लेते थे। सब कहते थे कि उनकी बदनामी गली गली फैली है, कि उनका कोई रईस मालिक है। पर क्या किसी ने कभी उनकी आंखों में झांक कर देखा था? जब शिबू को उनकी असलियत पता चली, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो कोई गलत नहीं थीं, वो बस समाज की उन रूलियों की शिकार थीं जो अक्सर अच्छे लोगों को भी बुरा बना देती हैं। आज की कहानी न किसी भूत की है, न किसी साये की, बल्कि उस बदनामी की है जिसे हमने बिना जाने ही सच मान लिया। पेश है आज की विशेष प्रस्तुति, बदनामी। शिबू के ठीक बगल वाले घर में ईला और नीला नाम की दो बेहद खूबसूरत युवतियां रहती थीं। वे दोनों सगी बहनें थीं और कुछ ही दिन पहले इस मोहल्ले में रहने आई थीं। कम समय में ही इलाके के लोगों ने उनके चरित्र पर अंगुलियां उठानी शुरू कर दीं, क्योंकि उस घर में कोई भी पुरुष अभिभावक नहीं था। घर में काम करने वाली बाई, नौकर और दरबान के अलावा और कोई भी मर्द वहां नहीं दिखता था। हर रात 9 बजे एक बड़ी सी मोटर गाड़ी उस गली के मुहाने पर आकर खड़ी हो जाती थी। वह गाड़ी कितनी रात गए वहां से वापस लौटती थी, इस बात की जानकारी मोहल्ले के किसी भी इंसान को पक्की तरह से नहीं थी। कोई कहता कि वो आधी रात को जाती है, कोई कहता कि 1 बजा देती है, तो कोई 2 बजे का वक्त बताता था। इस बात को लेकर मोहल्ले में कभी कोई फैसला तो नहीं हो पाया, पर यह बात तय हो गई थी कि वह गाड़ी बहुत देर रात को लौटती है और उसका मालिक कोई रईस और नामी अटॉर्नी है। ऐसी अफवाहें आम थीं कि यह रईस अटॉर्नी ही बड़ी बहन ईला के रूप के जाल में फंसकर इन बहनों के घर का सारा खर्च उठा रहा है। पर सच चाहे जो भी हो, वेश्या का बदनामी का ठप्पा लगने के बाद भी मोहल्ले के किसी भी आदमी ने उन्हें कभी किसी गलत हरकत में नहीं देखा था। कभी कभी उस घर से बड़ी ही सुरीली और मीठी संगीत की धुनें सुनाई जरूर देती थीं, पर पर्दे वाली बालकनी की तरफ घंटों तक आंखें गड़ाए रखने के बाद भी शिबू ने कभी उन रहस्यमयी किराएदारों का चेहरा नहीं देख पाया था। अचानक एक दिन कॉलेज जाते समय शिबू ने देखा कि उनकी गली के मुहाने पर बेथून कॉलेज की एक बड़ी सी बस आकर खड़ी हो गई है। थोड़े ही पलों में बगल वाले घर से एक 15-16 साल की बेहद प्यारी लड़की हाथों में किताबों का गट्ठर लेकर बाहर निकली। गली इतनी तंग थी कि 2 लोग साथ में नहीं चल सकते थे, इसलिए शिबू उस लड़की को रास्ता देने के लिए एक तरफ होकर खड़ा हो गया। अपने होठों के कोनों पर एक बहुत ही मोहक और सादगी भरी मुस्कान लिए उस लड़की ने एक पल के लिए शिबू की तरफ देखा और बस में जाकर बैठ गई। उस लड़की की उन 2 काली आंखों के एक पल के संपर्क में मानो बहुत सारा धन्यवाद छुपा हुआ था। शिबू मंत्रमुग्ध सा होकर उस बस के जाने के रास्ते को अपनी पलकें झपकाए बिना देखता रहा। पर बस के अंदर बैठी लड़कियों की भीड़ में वो लड़की कहाँ खो गई, शिबू उसे दोबारा नहीं देख पाया। बस के अंधेरे भीतर से 7-8 जोड़ी चश्मे पहने हुए आंखें शिबू की तरफ इस तरह चमकने लगीं जैसे वो उनकी नज़रों का शिकार हो गया हो। शिबू ने फौरन अजीब सी शर्मिंदगी के साथ अपनी नज़रें फेर लीं, पर तब तक वो बस एक मोड़ मुड़कर उझल हो चुकी थी। उस दिन शिबू का मन बुझा हुआ सा रहा और वो इसी हाल में कॉलेज के लिए निकल पड़ा। इस तरह शिबू और नीला की पहली मुलाकात एक इत्तेफाक थी। उसके बाद से तो ये सिलसिला रोजाना का हो गया, मगर अब ये इत्तेफाक नहीं रह गया था। बेथून कॉलेज की गाड़ी का शोर सुनाई देते ही शिबू को समझ आ जाता था कि उसके कॉलेज जाने का वक्त हो गया है। पर जब तक नीला घर से निकलकर गाड़ी में सवार नहीं हो जाती, शिबू उस छोटे से तंग गलियारे को पार करने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाता था। नतीजा ये हुआ कि अब उन दोनों का रोजाना मिलना एक तय बात बन गई थी। बस रविवार और छुट्टी के दिन शिबू उस लड़की का दीदार नहीं कर पाता था। छुट्टियों का दिन मानो शिबू को सजा देने के लिए आता था। उससे दूर रहने की तकलीफ उसे इतना बेचैन और व्याकुल कर देती थी कि वो घंटों तक उस बालकनी में टंगे नीले पर्दों को घूरते हुए सोचता कि काश कोई बहाना बनाकर मैं उस घर में जा पाता और एक बार उस लड़की को देख लेता। बेचारे शिबू की हिम्मत ही नहीं होती थी। दरवाजे पर बैठा जो दरबान अपनी हथेलियों पर खैनी रगड़ता रहता और तुलसीदास जी की रामायण पढ़ता, उससे तो शिबू को डर नहीं लगता था,
मगर उस पूरे घर के चारों तरफ बदनामी और अफवाहों की जो कांटेदार दीवार खड़ी कर दी गई थी, उसे लांघने की हिम्मत शिबू कभी नहीं जुटा पाया। एक दिन घर से निकलने में नीला को थोड़ी देर हो गई थी। गाड़ी काफी देर से इंतजार कर रही थी, इसलिए वो थोड़ा तेज कदम बढ़ाकर लगभग भागती हुई गाड़ी में बैठने जा रही थी। तभी उसकी कॉपियों के बीच से फव्वारा कलम यानी फाउंटेन पेन फिसल कर जमीन पर जा गिरा। शिबू ने यह देख लिया और दौड़कर उसे उठाकर गाड़ी के दरवाजे के पास जा पहुंचा और पेन उसे थमा दिया। अपना पेन वापस लेते वक्त नीला ने ऐसी प्यारी मुस्कान के साथ अपनी कृतज्ञ नजरें शिबू पर डालीं और इतनी मीठी आवाज में शुक्रिया कहा कि शिबू का तन मन एक अजीब सी खुशी और संतुष्टि से भर उठा। गाड़ी के अंदर बैठी बाकी लड़कियां शोर मचाते हुए नीला से पूछने लगीं कि आखिर वो कौन है, क्या वो खूबसूरत लड़का तुम्हारा भाई है? नीला ने थोड़ी झिझक के साथ जवाब दिया कि हाँ, वही है। इस तरह उनका पहला जान पहचान का सिलसिला शुरू हुआ। उसके बाद एक छुट्टी के दिन नीला के नजर न आने से बेहाल होकर शिबू घर में नहीं टिक पाया। दोपहर ढलते ही वो अपनी फुटबॉल की वर्दी बगल में दबाकर खेलने के इरादे से बाहर निकला। जैसे ही वो गली में उतरा, उसने देखा कि नीला सामने से आ रही है। आज उसने स्कूल की वर्दी नहीं पहनी थी, बल्कि वो बेहद खूबसूरत लिबास में थी। उसने जरदोजी की कढ़ाई वाली ढकाई साड़ी को पारंपरिक ढंग से पहना था और शरीर पर उसी रंग का ब्लाउज था। उसके घने काले बाल उसकी पीठ पर लहरों की तरह बिखरे हुए थे और बालों में 2 खूबसूरत क्लिप लगे हुए थे। हाथ में एक नई और चमकती हुई ऐसराज थी। अचानक शिब्बू को सामने देख नीला रास्ते के बीचों बीच ठिठक गई। उस सुंदर और साक्षात सरस्वती जैसी प्रतिमा को देखकर शिब्बू इतना मंत्रमुग्ध और हैरान रह गया कि उसकी बगल में दबी वर्दी की पोटली जमीन पर गिर पड़ी। शिब्बू का ध्यान तो कहीं और ही था, पर नीला ने यह देख लिया और झुककर उसे उठाकर शिब्बू की तरफ बढ़ाते हुए कहा कि देखिए, आपका ये सामान गिर गया है। शिब्बू ने हड़बड़ाकर हां कहा और अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। नीला ने वर्दी लौटाने से पहले उसे थोड़ा घुमाकर देखा और पूछा कि आप कौन सी टीम में खेलते हैं? वर्दी की पोटली से धूल झाड़ते हुए शिब्बू ने जवाब दिया कि मैं अपने कॉलेज की टीम की तरफ से खेलता हूं। क्या आज आपका मैच है? हाँ, तो फिर आप चलिए ना, मैं आपको मैदान तक छोड़ दूंगा, क्योंकि मुझे भी उसी तरफ जाना है। आप किस तरफ जा रही हैं? मैं अपने संगीत विद्यालय जा रही हूं। क्या आप संगीत भी सीख रही हैं? शिब्बू के चेहरे पर एक गहरी प्रशंसा और आश्चर्य के भाव तैर गए। नीला थोड़ी लजा गई और बोली कि बस थोड़ा बहुत सीख लेती हूं, वो भी मजबूरी में। बड़ी दीदी की इच्छा है और जीजाजी का शौक है। अब आप ही बताइए क्या क्या जा सकता है, इसलिए मुझे ये विद्या भी सीखनी पड़ रही है। ये कहते हुए नीला ने अपने बाएं हाथ को बड़ी नज़ाकत से उठाया और अपनी कलाई पे बंधी सोने की हाथघड़ी पर एक नज़र डाली और बोली कि चलिए, अब देर हो रही है। नीला गाड़ी की तरफ बढ़ गई। शिब्बू ने एक बार डरते डरते अपने घर की तरफ देखा और फिर किसी कठपुतली की तरह नीला के पीछे पीछे जाकर गाड़ी में सवार हो गया। नीला ने उसे अपने पास वाली सीट पर बैठने का बहुत आग्रह किया, पर शिब्बू संकोच में आकर सामने वाली सीट पर ही जा बैठा। गाड़ी में चढ़ते वक्त नीला ने अपना ऐसराज शिब्बू की तरफ बढ़ा दिया। शिब्बू ने बड़े चाव से दोनों हाथ फैलाकर झुकते हुए उसे अपने सीने से लगा लिया। बड़े प्यार से उसके तारों को सहलाते हुए उसने कहा कि आपका ऐसराज वाकई बहुत शानदार है। नीला गाड़ी में बैठकर उसे चलाने का इशारा कर चुकी थी और उसने सवाल किया कि क्या आप बजाना जानते हैं? अपना सिर झुकाकर शिब्बू ने कहा कि बस थोड़ा बहुत, करीब 2-3 महीने मैंने खान साहब के घर जाकर सीखा था, पर दादा ने पढ़ाई के नुकसान का हवाला देकर मना कर दिया, इसलिए मैं उसे अच्छी तरह नहीं सीख पाया। आप तो काफी अच्छी तरह बजाना सीख गई हैं। नीला बोली कि कहाँ, मैं तो बस दीदी की डांट के डर से कभी कभी थोड़ा बहुत हाथ चला लेती हूँ, वो भी उस स्कूल में जाकर। घर आने के बाद तो मैं इसे छूती भी नहीं हूँ। क्यों, क्या आपको संगीत पसंद नहीं है? पसंद होने से भला क्या होगा? आप भी न कैसी बातें करती हैं। हमारे समाज में गृहस्थ लड़कियों के लिए संगीत सीखना एक बड़ी मुसीबत ही तो है। घर के काम काज और बच्चों को बड़ा करने में वे दिन रात ऐसी व्यस्त रहती हैं कि उन्हें इस कला का आनंद लेने की फुर्सत ही नहीं मिलती। उसके ऊपर हमारे हिंदू घरों में अगर ऐसी चीजें मौजूद रहें तो उन्हें एक तरह से वर्जित ही माना जाता है। ये कहकर नीला हल्की सी मुस्कुरा दी। शिबू ने भी उसकी हंसी में शामिल होते हुए कहा कि आपने जो कहा वो बिल्कुल सच है। हाँ, तो आप समझ ही गई होंगी, पर हमारे समाज के ये कायदे कितने गलत हैं, जरा सोचिए तो सही। दिन भर की भागदौड़ के बाद अगर हम थोड़े खाली वक्त में संगीत का सहारा लेकर अपना मन बहला लें तो इसमें भला क्या बुराई है?
ये बात मेरी समझ में आज तक नहीं आई। अगर अच्छाई और बुराई का सही ढंग से निष्पक्ष न्याय किया जाता तो शायद पुरुष कभी भी महिलाओं को इतनी कठोर बंदिशों में नहीं रख पाते। आपने शायद इस बात पर गौर नहीं किया है कि इन मामलों में पुरुष अभिभावकों से कहीं ज्यादा तो घर की पुरानी ख्यालात वाली औरतें ऐतराज जताती हैं। वे साफ शब्दों में कह देती हैं कि ये सब बिल्कुल बेहयापन है। भला हिंदू घरों की बहू बेटियां भला गाना बजाना करेंगी? क्या वे कोई बाजी हैं? शिबू ने इस राज के तारों पर अपनी उंगली फिराते हुए कुछ हल्की सी धुन छेड़ी और बोला कि उनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए, वे सब अनपढ़ हैं और उनमें से बहुतों ने तो अक्षर तक नहीं पहचाने होंगे। आज के दौर में लड़कियों को जो सुविधाएं मिल रही हैं उस जमाने में उन्हें तो नसीब भी नहीं हुई थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे थोड़ा ईर्ष्यालु हो गई हैं और देखकर सहन नहीं कर पाती। बस इसीलिए हर जगह अड़ंगा लगाने की कोशिश करती हैं। जब गाड़ी चौरंगी से गुजरते हुए एक बाएं मोड़ पर मुड़ने वाली थी तो नीला ने गाड़ी से बाहर झांकते हुए कहा कि दाएं मुड़ो, मैदान की तरफ चलो। शिबू ने जल्दी से कहा कि नहीं नहीं, इतना कष्ट करके वहां जाने की क्या जरूरत है, मुझे यहीं उतार दीजिए, सामने ही तो हमारा मैदान दिख रहा है। नीला खिलखिलाकर हंसी और बोली कि इतनी दूर तक आपको लेकर आई हूं तो क्या उस थोड़ी सी दूरी को तय करने में हमारे घोड़े मर जाएंगे? शिबू थोड़ा सकपका गया और उसने पूछा कि क्या ये गाड़ी और घोड़े आप लोगों के अपने हैं? नीला इस सवाल का फौरन कोई जवाब नहीं दे पाई। थोड़ी देर सोचने के बाद बोली कि हमारे अपने का मतलब मेरा नहीं है, ये तो सुबोध बाबू की संपत्ति है। हालांकि उनकी गाड़ी, घोड़े, नौकर चाकर और दौलत सब कुछ दीदी की है, इसलिए मुझे भी इसे इस्तेमाल करने का एक हक तो हासिल ही है। ये बात सुनकर शिबू का मन अंदर तक सिहर उठा और वो खामोश होकर सोचने लगा कि अच्छा, तो सब कुछ सुबोध बाबू का ही है। मोहल्ले वाले जो कुछ कहते हैं क्या वो सच है? छी छी, इसका मतलब तो वे वाकई वेश्याएं हैं। सुबोध बाबू इनके मालिक है। कितनी शर्म की बात है। शिबू को अचानक ख्याल आया कि अगर किसी ने मुझे इनके साथ एक ही गाड़ी में देख लिया तो मैं समाज में किसी को अपना मुंह नहीं दिखा पाऊंगा। शिबू ने गाड़ी से बाहर झांकते हुए चिल्लाकर कहा कि रुको, गाड़ी रोको। गाड़ी रुकते ही शिबू खड़ा हुआ, अपना इसराज सीट पर टिकाया और फौरन बाहर कूद पड़ा। नीला को एक जल्दी सी नमस्ते की और चलता हूं कहकर वो मैदान की तरफ ऐसे भागने लगा जैसे कोई दौड़ लगा रहा हो। नीला थोड़े अचरज में थी, उसने गाड़ी मोड़ने का इशारा किया। शिबू उस दिन खेल में बिल्कुल भी मन नहीं लगा पाया और मैच खत्म होने के बाद जो दोस्तों की महफिल जमती थी उसमें भी वो शामिल नहीं हुआ। शाम ढलने के बाद पूरा रास्ता वो बस नीला के बारे में ही सोचता हुआ घर लौटा। उसे बहुत दुख हो रहा था कि ऐसी खूबसूरत लड़की भला क्यों वेश्या बन गई। शिबू के बड़े भाई भोलानाथ घर के बाहर बरामदे में बैठकर एक बड़े से लकड़ी के पाइप से हुक्का पी रहे थे और सामने रहने वाले विधु बागची के साथ आज के जमाने के लड़कों की बिगड़ती आदतों पर लंबी चर्चा कर रहे थे। शिबू उनकी तरफ देखे बिना ही अंदर जाने लगा, पर तभी उसके भाई ने उसे आवाज दी कि शिवनाथ। शिब्बू ये सुनकर पूरी तरह चौंक गया। आज उसे अपने बड़े भाई की आवाज अपनी कानों में कुछ ज्यादा ही कठोर और भारी महसूस हो रही थी। जी कहकर वो धीरे से भोलानाथ के करीब जाकर खड़ा हो गया। भोलानाथ ने हुक्के के पाइप से अपना मुंह हटाया और बड़े सख्त लहजे में उसे साफ साफ जता दिया कि अगर अगली बार किसी ने ये खबर दी कि शिब्बू को बगल वाले घर की लड़कियों के साथ एक ही गाड़ी में घूमते देखा गया है तो उसे दोबारा इस घर में कदम रखने की इजाजत नहीं मिलेगी। शिब्बू ने धीमी आवाज में कुछ सफाई देने की कोशिश की, मगर भोलानाथ ने अपनी कर्कश आवाज में उसे एक जोरदार झड़की दी और कहा कि इतने बड़े हो गए हो, एमए कर रहे हो और आज भी तुम्हें इतनी सी समझ नहीं है कि बगल के उस घर में रहने वाली वो लड़कियां वेश्याएं हैं। ये बात सुनकर शिब्बू की नजरें न जाने क्यों अनजाने में ही उस बगल वाली इमारत की पर्देदार बालकनी की तरफ खिंच गईं। आज लेकिन देखते ही उसे उस नीले पर्दे की ओट में एक बेहद खूबसूरत चेहरा दिखाई दिया। ऐसा चेहरा उसने पहले कभी नहीं देखा था, पर उस वक्त उस चेहरे पर नफरत, शर्म, गुस्सा और पीड़ा मानो एक साथ उतर आई थी। शिब्बू अपराधी की तरह हड़बड़ाकर अपने घर के अंदर भाग गया। भोलानाथ उस समय विधु बागची से कहने लगे कि मुझे लगता है कि आप मुझे ये इलाका छोड़ना ही पड़ेगा। अपनी आंखों के सामने इन चुड़ैलों को अपने भाइयों का जीवन बर्बाद करते हुए देखना मेरे बस की बाहर की बात है। इसके बाद उन्होंने शिबू को बुलाने, उसे गाड़ी में बिठाने और नीला का इसराज लेकर मैदान में घूमने वाली सारी घटना को नमक मिर्च लगाकर विस्तार से सुनाया और कहा कि अगर आप लोगों ने इसका कोई ठोस हल नहीं निकाला तो मुझे 7 पीढ़ियों की ये पुश्तैनी जमीन बेचकर यहां से मजबूरन जाना पड़ेगा।
तभी ठीक उसी वक्त गली के मुहाने पर एक बड़ी सी शानदार मोटर गाड़ी खामोशी के साथ आकर रुकी। गाड़ी की तेज रोशनी ने शिबू की उस तंग गली को दूधिया उजाले से भर दिया। गाड़ी के अंदर से आती हुई एक भीनी और सुखद महक ने पूरे रास्ते को सराबूर कर दिया। और जब सुबोध बाबू भोलानाथ के बरामदे के सामने आए तो भोलानाथ पूरे अदब के साथ खड़े हो गए और हुक्का थामे हुए ही उन्हें प्रणाम करके बोले कि आपके सामने हम गरीबों की एक गुजारिश है। सुबोध बाबू वहां रुक गए। भोलानाथ ने अपने हुक्के के पाइप में 2 बार जोर जोर से आखिरी कश खींचे, मुंह से धुआं छोड़ा, थोड़ा गला साफ किया और हुक्का विधु बागची के हाथों में थमाकर बोले कि आप अमीर इंसान हैं, आपके पास बेशुमार दौलत है। हो सकता है कि ये सब चीजें आपको शोभा देती हों, पर हम जैसे गरीब गृहस्थों के लड़के तो बर्बाद हो रहे हैं। क्या यही आपकी ख्वाहिश है? सुबोध बाबू ने बड़े अचरज के साथ पूछा कि आखिर हुआ क्या है और आप किस बारे में बात कर रहे हैं? भोलानाथ ने जैसे ही अपनी शिकायत दर्ज करते हुए पड़ोस की उन लड़कियों को वेश्या की औलाद कहा, सुबोध बाबू ने फौरन उन्हें कड़े लहजे में फटकार लगाई और कहा कि उनकी माँ बहुत ही पवित्र और सती महिला थीं। वे किसी संभ्रांत और प्रतिष्ठित परिवार की बेटी थीं, इसलिए उनके बारे में या अपनी पड़ोसिनों के बारे में जब भी कोई बात कहें तो बेहद संयमित और सभ्य भाषा का इस्तेमाल करें और उन्हें उचित सम्मान देना कभी न भूलें। भोलानाथ ने अचानक उत्तेजित होकर कहा कि हो सकता है वे जैसी भी हों, पर इन दोनों बहनों का पेशा क्या है ये मोहल्ले के किसी भी इंसान से छिपा नहीं है, इसलिए आप हमें ये सब मत समझाइए। सुबोध बाबू ने उनकी बात काटते हुए बड़ी शांति से कहा कि मुझे माफ करें, पर आप हकीकत से पूरी तरह अनजान हैं। उन दोनों बहनों में जो बड़ी है वो मेरी पत्नी है और छोटी अभी अविवाहित है। भोलानाथ ने तलखी से कहा कि आप हमें ये सब ना सिखाएं, हम सब जानते हैं, हमें बिल्कुल देहाती मत समझिए। हम 7 पुश्तों से कलकत्ता में रह रहे हैं और आप जैसे बड़े लोगों को हमने बहुत देखा है। आप फौरन छोटी बहन की कोई व्यवस्था कीजिए, वरना मैं अपने भाइयों का सिल उनके हाथों में नहीं जाने दूंगा। या तो मैं ये इलाका छोड़ दूंगा या फिर आपकी इन औरतों को यहां से भगा दूंगा। और मेरा नाम भोलानाथ चटर्जी है, ये आप लिख कर रख लीजिए। सुबोध बाबू ने बड़ी हिकारत भरी आवाज में कहा कि आप जैसे अभद्र और नीच इंसान जल्द से जल्द इस मोहल्ले से दफा हो जाएं, मैं भी यही इंतजाम करूंगा। इतना कहकर वे घर के अंदर चले गए। विधु बागची ने कहा कि भाई आपने ये ठीक नहीं किया, अमीरों के साथ दुश्मनी मोल लेना अक्लमंदी नहीं है। क्या आपको बचपन में पढ़ी मिट्टी के बर्तन और कांसे के बर्तन वाली कहानी याद नहीं है? अरे छोड़ो तुम्हारी अमीरों की बातें, अगर डरना ही है तो तुम लोग डरो, पर भोला चटर्जी कभी किसी के आगे नहीं झुकता। ये कहते हुए भोलानाथ भी अपना हुक्का लेकर घर के अंदर चला गया। कॉलेज जाते वक्त शिवनाथ और नीला की जो मुलाकात और बातचीत रोज होती थी, वो खबर मोहल्ले के किसी भी इंसान से छिपी नहीं थी। भोलानाथ को भी समय रहते इस बात की भनक लग गई थी, इसीलिए उन्होंने अगले दिन से दफ्तर जाते समय अपने भाई को खुद ही कॉलेज छोड़कर आने का प्रस्ताव रखा। शिवनाथ ने कहा कि भाई ये कैसे मुमकिन होगा, हमारा तो कोई वक्त तय नहीं होता, कभी 12 बजे क्लास होती है तो कभी 2 बजे, जरूरी नहीं कि हर दिन 10 बजे क्लास हो। भोलानाथ बोले कि कोई बात नहीं, जिस दिन 10 बजे क्लास हो उस दिन मेरे साथ कॉलेज चलना, और जिस दिन देर से जाना हो उस दिन घर पर ही बैठे रहना, जब तक कि वो बेशर्म लड़की अपने स्कूल के लिए ना निकल जाए, वरना मैं तुम्हें शहर के बाहर के किसी कॉलेज में ट्रांसफर करवा दूंगा। मजबूरन शिवनाथ को इस प्रस्ताव को मानना पड़ा। नतीजा ये हुआ कि नीला के साथ उसकी मुलाकात सुबह की जगह शाम को शुरू हो गई। कॉलेज से लौटने के बाद शिवनाथ घर के अंदर नहीं जाता था, बल्कि 4 बजे के बाद वो मुख्य सड़क के किनारे बैथून कॉलेज की गाड़ी का इंतजार करता था। कुछ दिनों बाद ये बात भी सबको पता चल गई तो भोलानाथ ने एक दिन शिबू को बुलाकर कहा कि देखो, छोटे बच्चों की तरह रोज तुम्हें डांटना मुझे भी अच्छा नहीं लगता। क्या बड़े भाई की बात को नजरअंदाज करना तुम्हें शोभा देता है? मैंने तुम्हें इतनी मेहनत से पढ़ाया लिखाया किस लिए था? भला एक सभ्य घर के लड़के को वेश्या की बेटी के साथ मेलजोल बढ़ाते हुए जरा भी शर्म नहीं आती? मैंने सुना है कि तुम कॉलेज से भागकर उस लड़की से मुलाकात करते हो। शिबू ने बड़े गंभीर लहजे में कहा कि भाई वे वेश्या नहीं हैं। भोलानाथ ने दांत पीसते हुए झल्लाकर कहा कि नहीं तो क्या फिर वे खड़दा की कुलवधुएं हैं? शिबू ने बड़े धीमे स्वर में कहा कि भाई वे सम्मानित महिलाएं हैं। भोलानाथ गुस्से में चीखे कि क्या वाकई वे कुलबाला हैं? क्या तुम मुझसे बेहतर जानते हो? तुम्हें किसने कह दिया कि वे वेश्याएं नहीं हैं? शिबू ने जवाब दिया कि नहीं भाई, वे वेश्याएं बिल्कुल नहीं हैं। भोलानाथ ने हैरानी से कहा कि क्या तुम पागल हो गए हो? मोहल्ले का हर इंसान जो जानता है, क्या तुम वो आज भी नहीं समझ पाए? शिबू ने शांत भाव से कहा कि मोहल्ले के सारे लोग गलतफहमी के शिकार हैं
उसी भूल में एक दिन मैंने भी उस लड़की का बहुत बड़ा अपमान किया था। मैंने उन्हें लिखकर दिया था कि तुम वेश्याएं हो और मैं तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। उसी के जवाब में मुझे पहली बार उनकी असलियत पता चली कि वे कितनी महान और उदार हैं, ये आप सोच भी नहीं सकते। भोलानाथ ने मन ही मन सोचा कि लगता है ये पूरी तरह जाल में फंस चुका है। फिर उन्होंने बाहर से पूछा कि क्या उनकी असली पहचान तुम्हें उन दोनों ने ही बताई है? शिबू ने कहा कि नीला ने मुझे सब बताया है। भोलानाथ ने तंज कसते हुए पूछा कि नीला, ये नीला आखिर कौन है? शिबू बोला कि छोटी बहन का नाम ही तो नीला है और बड़ी बहन का नाम इला है। भोलानाथ ने लिखी, वाह, आजकल तो वे नाम भी कितने शरीफ और अनोखे रख रही हैं। हमारे जमाने में तो हम पन्ना, फिरोजा या मोती बीबी जैसे नाम सुना करते थे। शिबू के चेहरे पर घृणा और झल्लाहट साफ झलकने लगी और वो बोला कि भाई आप क्या कह रहे हैं? प्लीज ऐसी सम्मानित लड़कियों का अपमान न करें। भोलानाथ ने उसकी नाराजगी भांप ली और चुप हो गए, पर मनी मन वो अपने भाई को लेकर बहुत घबराए हुए थे। उन्हें लगा कि उन चुड़ैलों ने इस मासूम लड़के को बुरी तरह अपने वश में कर लिया है। शिबू ने फिर आग्रह किया कि अगर आप उनकी असली कहानी सुन लेंगे तो आपको समझ आएगा कि आप उनके साथ कितना बड़ा अन्याय कर रहे हैं। भोलानाथ बोले कि उनकी जुबानी उनकी पहचान सुनकर यकीन कर लेने वाली उम्र मेरी अब नहीं बची है, समझो। तुम्हें मेरा ये आखिरी निवेदन है कि तुम उनसे अपना नाता तोड़ लो, वरना तुम्हारा भविष्य बहुत ही बदतर और कड़वा हो जाएगा। मैट्रिक की परीक्षा खत्म होने के बाद नीला स्कूल जाना बंद कर चुकी थी, इसलिए शिवनाथ के साथ उसका मिलना जुलना भी अब लगभग खत्म सा हो गया था। इसी बीच एक दिन ईला और नीला ने अपना सामान बांधा और घर पर ताला लगाकर पता नहीं कहाँ घूमने निकल गईं। भोलानाथ ने राहत की सांस ली और सोचा कि चलो बला टली। उन्होंने मनी मन ठान लिया कि अब मौका देखकर भाई की शादी कहीं और करवा दी जाए तो वो चैन की सांस ले पाएंगे। पर भोलानाथ को इस बात की भनक तक नहीं लगी कि बगल वाले घर से भले ही वे मुसीबतें कुछ दिनों के लिए दूर गई हैं, पर भाई के साथ उनका संपर्क नहीं टूटा है। शिवनाथ, जो आज रात रात भर जागकर नीला को 8 पन्नों के लंबे लंबे खत लिख रहा है, और नीला भी मसूरी की पहाड़ियों की गोद से हर हफ्ते अपनी खुशियों के संदेश पत्रों में भरकर भेज रही है, इस बात की खबर भोलानाथ को बिल्कुल नहीं थी। वे तो अब हर रविवार को बाली, बेहाला या बेलघरिया जैसे इलाकों में अपने भाई के लिए लड़की देखने की भागदौड़ में मसरूफ रहते थे। देखते देखते 2 महीने बीत गए, पर भोलानाथ अभी तक किसी भी लड़की को पसंद नहीं कर पाए थे। जिस घर में लड़की पसंद आती, वहां के लोग एमए पास लड़के के लिए उम्मीद के मुताबिक दहेज देने में असमर्थ थे, और जहां दहेज का वादा बहुत ज्यादा मिलता, वहां लड़की किसी साक्षात खौफ से कम नहीं होती थी। अपने भाई के लिए भोलानाथ को कहीं भी रूप और धन का सही तालमेल नहीं मिल पा रहा था। हालांकि उनकी कोशिशों में कोई कमी नहीं थी, खासकर जिस दिन ऑफिस से लौटकर उन्होंने देखा कि बगल वाले घर में फिर से रोशनी जल रही है और दरबान ने दोबारा तुलसीदास जी की रामायण का पाठ शुरू कर दिया है, तो उस दिन से उन्होंने लड़की खोजने की मुहिम और तेज कर दी। इला और नीला घर वापस तो आ गई थीं, पर शिवनाथ के साथ उनकी अब तक कोई मुलाकात नहीं हो पाई थी। शिवनाथ तो उनसे मिलने के लिए बेहद बेचैन था, पर बड़े भाई के खौफ से उसमें हिम्मत नहीं थी। फिर अचानक एक दिन एक अनप्रतीक्षित मौका मिल गया। उस दिन अखबार में मैट्रिक परीक्षा के नतीजे छपे थे। शिवनाथ का छोटा भाई शंभुनाथ भी परीक्षा में शामिल हुआ था, इसलिए शिवनाथ एक अखबार खरीदकर बरामदे में बैठकर नतीजे देखने लगा। उसके आसपास शंभुनाथ और मोहल्ले के दूसरे लड़के भी नतीजे जानने के लिए जमा हो गए थे, और वहां काफी शोर शराबा हो रहा था। ठीक उसी वक्त बगल वाले घर का दरबान आया और एक लंबा सलाम ठोककर उसने शिवनाथ के हाथों में एक खत थमा दिया। लिफाफे पर नीले पेंसिल से लिखी नीला की मोतियों जैसी लिखावट देखकर शिवनाथ ने अखबार शंभू को थमा दिया और जल्दी से खत खोलकर पढ़ने लगा। नीला ने उसमें लिखा था कि क्या मैं आपको ये याद दिला सकती हूं कि बगल वाले घर में एक और इंसान है जो ये खबर जानने के लिए बेहद उत्सुक है। अगर आप मेहरबानी करके अखबार लेकर एक बार हमारे घर आ सकें तो मैं आपकी बड़ी एहसानमंद रहूंगी। इति नीला। शंभू के हाथ से अखबार झपटकर शिवनाथ ने वहां मौजूद सभी लड़कों को हैरान करते हुए पलक झपकते ही बगल वाले घर में कदम रख दिया। नीला उसके इंतजार में नीचे ही खड़ी थी और उसने बड़े ही अदब और गर्मजोशी के साथ शिवनाथ का स्वागत किया। अपने कमल की पंखुड़ियों जैसे कोमल हाथों को जोड़कर माथे से लगाकर उसने बड़ी खूबसूरती से शिवनाथ को नमस्कार किया और उसका हालचाल पूछा। फिर वो उसे सीधे ऊपर अपने पढ़ाई के कमरे में ले गई और अपनी इजी चेयर को अपने पल्लू से झाड़कर शिवनाथ को बैठने का इशारा किया। एक और कुर्सी खींचकर वो खुद उसके पास बैठ गई और अपने होठों पर एक मीठी मुस्कान बिखेरते हुए पूछा
कि क्या आपने देखा, क्या छपे हुए अक्षरों में मेरा नाम आया है? शिवनाथ बुरी तरह सकपका गया, क्योंकि उसने तो अभी अखबार खोलकर देखा तक नहीं था कि उसमें नीला का नाम है या नहीं, जबकि नीला को यकीन था कि उसने नाम देख लिया होगा। शुभू कुछ बोल पाता उससे पहले ही नीला ने पूछा कि क्या नाम नहीं है? शुभू ने हड़बड़ाकर कहा कि मैं तो अभी अभी अखबार खरीद कर लाया हूं, उसे लाते ही बाकी लड़कों ने छीना झपटी शुरू कर दी, मुझे एक पन्ना देखने तक का वक्त नहीं मिला। नीला कुर्सी छोड़कर खड़ी हो गई और शिबू के हाथ से अखबार छीनते हुए बोली कि तो पहले कहते ना, आप खामोश बैठे थे इसलिए मुझे लगा कि मैं फेल हो गई हूं और मैं पूरी तरह हिम्मत हार गई थी। नीला ने तूफानी रफ्तार से अखबार के पन्ने पलटना शुरू कर दिए और उसकी चंचल निगाहें हर पन्ने पर ऊपर से नीचे तक दौड़ रही थीं। अचानक वो एक जगह रुक गई और खुशी से बोली कि अरे, मिल गया। फिर मेज पर रखे अपने मोटे नीले पेंसिल को उठाकर उसने अपने नाम पर निशान लगाया और शिवनाथ को देखने के लिए कहा। शिवनाथ जब उसका नाम पढ़ रहा था, नीला उसके बगल में आकर इजी चेयर के पीछे की तरफ झुककर देखने लगे। नीला के बालों का एक गुच्छा उसके कान के पास से लटककर शिवनाथ के कंधे पर आ गिरा। उसकी साड़ी का पल्लू उड़कर शिवनाथ के शरीर को छू गया और उसकी धीमी गर्म सांसों का हल्का सा एहसास शिवनाथ के गालों को सिहरा गया, जिसने उसके मन में एक अजीब सी पुलक और रोमांच की लहर दौड़ा दी। शिवनाथ जैसे पत्थर का हो गया था और उस नीले निशान वाले नाम को देखते हुए पता नहीं क्या क्या सपने संजो रहा था। तभी नीला ने पूछा कि क्या आपको मेरी सफलता पर यकीन नहीं हो रहा है? शिवनाथ हड़बड़ाकर बोला कि नहीं, ऐसा क्यों है, यकीन क्यों नहीं होगा? इस पर साफ साफ लिखा है नीला रॉय। शिवनाथ की बात खत्म होने से पहले ही नीला की दीदी ईला की आवाज सुनाई दी। उन्होंने पूछा कि नीली, कमरे में कौन आया है? ईला ये कहती हुई कमरे में दाखिल हो गई। नीला ने फौरन शिवनाथ के हाथ से अखबार छीन लिया और अपनी दीदी के सामने बढ़ाते हुए कहा कि खुद ही देख लीजिए, आपकी आंखों और कानों का झगड़ा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। आप तो कह रही थी कि मैं फेल हो जाऊंगी, पर देखिए मैं फर्स्ट डिवीजन में पास हुई हूं। ईला ने पढ़कर देखा और बोली कि हाँ, ये तो तेरा ही नाम है। क्या सच में तू पास हो गई है? नीला ने कहा कि देखिए शिबू बाबू, दीदी आपकी तरह ही मेरा यकीन करने को तैयार नहीं थी कि मैं पास हो सकती हूँ। सुबोध बाबू जिस दिन यूनिवर्सिटी से खबर लेकर आए थे, तब भी दीदी हंसी में बात उड़ा गई थी और बोली कि गलतफहमी हुई है, ये कोई और नीला होगी, हमारी वाली नीला नहीं। आज अखबार में नाम छप गया है, फिर भी दीदी को शक हो रहा है। ईला ने फिर पूछा कि अरे नीली, क्या तू वाकई पास हो गई है? नीला ने बनावटी गुस्से के साथ कहा कि नहीं, सच में मैं कभी पास नहीं हो सकती। मैंने रिश्वत देकर अखबार में अपना नाम छपवाया। क्या आपको भी यही लगता है शिबू बाबू? शिवनाथ ने थोड़े संकोच के साथ कहा कि मैंने कब ऐसा शक जताया जो मुझे याद नहीं। इतने में इला की नजर शिवनाथ पर पड़ी। उसने छोटा सा नमस्कार किया और बोली कि अरे, आप आए हैं, कब से हैं यहां? शिवनाथ ने हैरानी से इला को वापस नमस्कार किया और पूछा कि क्या आप मुझे जानती हैं? इला मुस्कुराकर बोली कि मैं बूढ़ी जरूर हो गई हूं, पर मेरी आंखों की रोशनी इतनी भी कम नहीं हुई कि अपने बगल वाले पड़ोसी को ना पहचान सकूं। इसके अलावा नीला के मुंह से जिस शिवनाथ बाबू की इतनी तारीफें सुनी हैं कि मेरे कान पक गए हैं कि आपको लगता है कि वो मुझे आपका परिचय नहीं कराएगी। एक दिन तो वो हाथ पकड़कर मुझे बालकनी में लाई और उसने मुझे आपको दिखाया था। मैंने आपको देखते ही पहचान लिया था कि ये तो हमारे पड़ोस वाला लड़का है। मैंने आपको बहुत बार देखा है कि आप हैरानी भरी दिलचस्पी के साथ इस बालकनी के नीले पर्दों की तरफ घंटों निहारा करते थे। इला कुछ पल के लिए खामोश हो गई और फिर एक शरारती मुस्कान से शिवनाथ से पूछा कि अब बालकनी की तरफ इतनी एकटक निगाहों से क्यों देखा करते थे? क्या हमारे ये नीले पर्दे देखने में बहुत सुंदर लगते हैं? नीला हंस पड़ी और बोली कि दीदी, आप भी ना, क्या आपको वाकई लगता है कि ये पर्दों की खूबसूरती देखने के लिए ही वहां ताकते थे? इला ने अपनी बहन की तरफ देखते हुए कहा कि तो क्या इसका मतलब यह है कि तुम्हें एक बार देखने के लालच में शिवनाथ बाबू की व्याकुल नजरें हर दिन बालकनी की तरफ बिछी रहती थीं? शिवनाथ मानो ससुराल में आए किसी नए दामाद की तरह शर्म से अपनी गर्दन झुकाकर बैठा रहा। नीला ने अपना खूबसूरत चेहरा शर्म से लाल कर लिया और झिड़कते हुए बोलीं कि जाइए, आप बहुत शरारती हैं। इला ने शिवनाथ की तरफ मुड़कर हंसते हुए पूछा कि अच्छा, अब तुम ही बताओ भाई, क्या मेरी बात सही नहीं है? अगले ही पल उसे ख्याल आया कि शिवनाथ को तुम कहकर संबोधित करना कहीं बदतमीजी ना हो। इसलिए इला ने सफाई देते हुए कहा कि मैं तुम्हें अपने छोटे भाई जैसा मानती हूं और नीला तुम्हें अपने बड़े भाई की तरह प्यार करती है, इसलिए तुम हमारे बेहद करीबी हो। अगर मैं तुम्हें शिवनाथ बाबू, आप या महाशय कहकर ना पुकारूं
तो मुझे यकीन है कि तुम बुरा नहीं मानोगे। शिवनाथ ने बस इतना कहा कि आप मेरी भी बड़ी दीदी जैसी हैं। ये सुनकर नीला के मन में एक अजीब सी बेमतलब की खुशी दौड़ गई। वो खुशी से झूम उठी और बोली कि दीदी, मैं पास हो गई तो क्या आज आप मुझे कुछ खिलाएंगी नहीं? इला का चेहरा अचानक गंभीर हो गया और उसने भारी आवाज में कहा कि पास होकर आखिर कौन सा तीर मार लिया है तूने नीला? क्या तू सरकारी दफ्तर में जाकर नौकरी करेगी? जैसा माहौल देख रही हूं मुझे तो लगता है कि अंत में तुझे नर्स या दाई बनकर ही अपनी जिंदगी काटनी पड़ेगी। अभी से मोहल्ले में हमारे नाम की जो बदनामी शुरू हो गई है, मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी शरीफ घर का लड़का तुझसे शादी करने की हिम्मत जुटा पाएगा। शिबू ने फौरन कहा कि नहीं दीदी, जो सिर्फ लोगों की कही सुनी बातों पर यकीन करेगा वो शायद डर जाए, पर जो वाकई आप लोगों को करीब से जान लेगा वो नीला से शादी करना अपना सौभाग्य समझेगा। नीला धीरे से उठी और कमरे से बाहर निकल गई। इला बोली कि देखो भाई, तुम लोगों की ये कविताएं और कल्पनाएं मुझे सचमुच बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं साफ बात करने वाली इंसान हूं और सीधे रास्ते पर चलना पसंद करती हूं। नीला अभी 17वें साल में है और मैं किसी अच्छे लड़के को देखकर जल्द ही उसकी शादी करना चाहती हूं। हमारे बंगाली घरों में लड़कियों को 17-18 साल से ज्यादा उम्र तक कुंवारी बिठाकर रखना ठीक नहीं है। शिबू ने बड़े जोश के साथ कहा कि जो आप कह रही हैं वो बिल्कुल सच है, पर किसी भी लड़की की शादी इस उम्र से पहले भी नहीं होनी चाहिए। कम उम्र में मां बनने की वजह से हमारे देश की ज्यादातर लड़कियां कभी भी स्वस्थ और पुष्ट यौवन का आनंद नहीं ले पाती। वे या तो ताउम्र बीमार रहती हैं या फिर असमय ही दुनिया से रुखसत हो जाती हैं। वो तो सब हम अपनी आंखों के सामने देख ही रहे हैं भाई। पर बताओ कोई चारा क्या है? हमारा समाज इस सच्चाई को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। अगर कोई किसी की जवान बेटी को कुंवारी देख लेता है तो लोग उसके चरित्र पर दाग लगाने से नहीं चूकते। ऐसे मूर्ख समाज के नियमों को ना मानना ही बेहतर है। भाई, ना मानने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। इंसान समाज से कटकर नहीं जी सकता। फिर बताओ कि लड़के लड़कियों की शादी आखिर कोई कैसे करेगा? लड़के लड़कियां अपनी अच्छी शिक्षा और सदाचार के दम पर समाज के सीने पर अपने सत्य और न्याय का विजय रथ चलाकर आगे बढ़ जाएंगे और तब समाज मजबूर होकर उन्हें नतमस्तक होकर स्वीकार कर लेगा। क्या तुम्हारे पास वाकई इतनी हिम्मत है? मेरे पास निश्चित रूप से वो हिम्मत है। मैं साबित करना चाहता हूं कि हम समाज के गुलाम नहीं बल्कि खुद अपने स्वामी हैं। आपकी बातें सुनकर मुझे मन में बहुत ताकत महसूस हो रही है, पर मेरी हालत तो कुछ और ही है भाई। समाज ने तो मेरे माथे पर कलंक का टीका लगा दिया है। ये सुनकर शिबू थोड़ा बेचैन हो उठा और उत्तेजित होकर बोला कि पर आप कलंकित नहीं हैं। आखिर कौन सा पाखंडी ऐसी बात कहता है? मैं उनकी बातों पर जरा भी यकीन नहीं करता। शिबू की बातों और उसके हाव भाव को देखकर इला हंस पड़ी और बोली कि तुम्हारी आस्था और अविश्वास से समाज की सोच नहीं बदलेगी शिवनाथ। कलंक का एक इल्जाम अगर कानों तक पहुंच जाए तो बस वही काफी है। लोग फिर ये जांचने की जहमत नहीं उठाते कि वो सच है या झूठ, संभव है या असंभव। वे तो उस इल्जाम को फौरन अटल सत्य मानकर अंतिम फैसला सुना देते। इतना कहकर इला खामोश हो गई और काफी देर तक अपनी आप में खोई हुई कुछ सोचती रही। फिर एक लंबी आह भरकर उसने कहा कि आखिर उन लोगों की भी क्या गलती है? सदियों से शास्त्रों के जरिए उन्हें यही सिखाया गया है कि औरतों पर यकीन मत करो, उनसे नफरत करो। स्त्री तो नरक का द्वार है और नारी का चरित्र देवताओं के लिए भी समझना मुश्किल है, और कभी किसी महिला पर भरोसा नहीं करना चाहिए। इन्हीं संस्कारों के साथ तो इस देश के मर्द बड़े होते हैं, फिर भला उनसे कोई और न्याय की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? इसी वजह से मुझे अक्सर डर लगता है कि मैं शायद नीला को कभी खुश नहीं रख पाऊंगी। मैंने समाज के अन्यायपूर्ण नियमों का तिरस्कार किया है, क्या वो मुझे इसकी सजा दिए बिना छोड़ेगा? निश्चित रूप से वो कायर की तरह मेरी इस निर्दोष और बेगुनाह बहन के भले का विरोध करेगा और मुझे इसकी कड़ी सजा देगा। शिवनाथ ने पूरी दृढ़ता के साथ कहा कि नीला के भविष्य को लेकर आप बिल्कुल भी चिंतित ना हो। अगर कोई उसे अपनाना नहीं चाहता तो आप बस मुझे बता दीजिएगा। इला ने पूछा कि तुम्हें बताकर क्या फायदा होगा? इससे सिर्फ तुम्हारा दिल ही दुखेगा। तुम भाई उसे जितना प्यार करते हो, वैसा मैंने सुना है, तो उसकी बदहाली की खबर सुनकर तुम्हें बहुत गहरा सदमा पहुंचेगा। शिबू ने अपने सिर को खुजलाते हुए बड़ी ईमानदारी से कहा कि अगर आप मुझे योग्य पात्र समझते हैं तो मैं नीला का हाथ थामकर खुद को धन्य महसूस करूंगा।
इला तो बस यही शब्द उसके मुंह से सुनने के लिए इतनी देर से इंतजार कर रही थी। फिर भी वो जोर से हंस पड़ी और बोली कि क्या तुम पागल हो गए हो भाई? अगर मैं वाकई उसे तुम्हारे हाथों में सौंप सकती तो इससे बढ़कर मेरे लिए और क्या खुशी की बात हो सकती थी। पर ऐसा होना नामुमकिन सा लगता है। भाई, तुम दोनों के बीच जो पत्रों का आदान प्रदान चलता है, मैंने उस बारे में बहुत गहराई से सोचा है। ये रिश्ता मुमकिन नहीं है, क्योंकि तुम्हारे बड़े भाई इस विवाह के सबसे बड़े विरोधी होंगे। क्या तुम वाकई अपने भाई की इच्छा के खिलाफ शादी कर पाओगे? और अगर कर भी लिया तो क्या ऐसा करना तुम्हारे लिए उचित होगा? शिवनाथ बोला कि अनुचित क्यों होगा? वे आप लोगों की असली हकीकत नहीं जानते और एक गलतफहमी के जाल में फंसे हुए हैं। पर मैं तो आप लोगों का पूरा इतिहास जानता हूं, और अगर आप पर लगा ये झूठा इल्जाम सच भी होता, तब भी मैं नीला को अपनाने में एक पल का भी संकोच नहीं करता। अगर इला ने बड़ी उत्सुकता से पूछा कि अगर क्या? शिवनाथ ने शर्मिंदगी के साथ सिर झुकाते हुए कहा कि अगर मुझे ये पता चल जाए कि मुझसे शादी करके नीला वाकई खुद को खुश महसूस करेगी। तभी एक जापानी रंगीन लकड़ी की ट्रे पर चीनी मिट्टी की फूलों वाली प्यालियों में गर्मा-गर्म चाय और एक प्लेट में कुछ नाश्ता सजाकर नीला कमरे में लौट आई। उसने उन चीज़ों को शिवनाथ के सामने अपने दोनों हाथों में थामकर इस तरह पेश किया जैसे कोई निवेदन कर रही हो, और बोली कि खुशी की खबर सुना दी है, अब कुछ मीठा हो जाए। शिब्बू ने मजाक करते हुए कहा कि मेरा तो इसमें कोई हक नहीं बनता, क्योंकि ये खबर तो सबसे पहले सुबोध बाबू लेकर आए थे। मैंने तो बस अखबार दिखाया था। हाँ, खाने पीने में मुझे कोई एतराज नहीं है, मीठा खाने का तो मैं उस्ताद हूँ। ये कहते हुए शिब्बू ने एक हाथ में चाय की प्याली और दूसरे में नाश्ते की प्लेट ले ली। इला ने मुस्कुराते हुए कहा कि केवल मीठा खिलाकर काम नहीं चलेगा नीली, तुम्हें शिवनाथ को अपने मीठे सुरों में एक गाना भी सुनाना होगा। नीला शर्म से लाल हो गई और बोली कि क्या मुझे गाना आता है? शिब्बू ने हट करते हुए कहा कि अगर आपने गाना नहीं सुनाया तो मैं एक घूंट पानी भी नहीं छूंगा। ये रही आपकी चाय और ये रहा नाश्ता। नीला मजबूर होकर मेज पर रखे हारमोनियम के पास गई, उसका ढक्कन खोला और अपनी चंचल आंखों को शिवनाथ पर टिकाकर बोली कि शर्त यह है कि आपको भी एक गाना सुनाना पड़ेगा। शिवनाथ बोला कि मंजूर है। नीला ने पूछा कि आपको किसका गाना सुनना पसंद है? शिवनाथ ने कहा कि सिर्फ एक ही इंसान का, और वो हैं रविंद्रनाथ ठाकुर। नीला ने हारमोनियम पर सुर साधकर गाना शुरू किया कि आज इस सुगंध से व्याकुल पवन में न जाने किसकी तलाश में मैं वन वन भटक रहा हूं। शिवनाथ गाना सुनते हुए इस कदर खो गया कि उसके हाथ में पकड़ी चाय की गर्म प्याली कब ठंडी होकर पानी जैसी हो गई, उसे खबर तक न रही। इला ने उसे सचेत करते हुए कहा कि अगर गाना सुनने और चाय पीने का एक साथ अभ्यास ना हो तो अक्सर यही परेशानी होती है। शिबू थोड़े सकपकाकर ठंडी हो चुकी चाय की प्याली को एक ही घूंट में खत्म कर गया और नाश्ते पर ध्यान देने लगा। उसने नीला से पूछा कि क्या आपको वो गाना आता है जिसके बोल हैं, वो न जाने किस वन का हिरन था जो मेरे मन में समाया हुआ था, न जाने किसने उसे अकारण ही बांध लिया। नीला का सुरिया गला एक बार फिर मधुर सुरों में झंकृत हो उठा। उसके गाना खत्म करने के बाद दोनों बहनों के बेहद आग्रह करने पर शिवनाथ ने गाया, मेरे नेत्रों को रिझाने वाले, हे प्रिय तुम आ गए। पारिजात के पेड़ों के पास पास झड़े हुए फूलों के ढेरों के बीच ओस से भीगी हुई घासों पर अपने ऊषा जैसे लाल लाल चरण रखते हुए मेरे नेत्रों को रिझाने वाले तुम आ गए। इस तरह 3-4 गाने सुनने और सुनाने के बाद शिब्बू ने जब विदाई ली तब दिन के 12 बज चुके थे। जाते वक्त इला ने उससे खास तौर पर कहा कि आज रात को आकर नीला के साथ यहीं खाना खा लेना, मेरी तरफ से तुम्हारी दावत है। शिवनाथ ने पक्का वादा किया कि वो जरूर आएगा। जिस संगीत की धुन उसे महीनों तक घर से खींचकर उस बगल वाले घर की बालकनी के पर्दे की तरफ खड़ा रखती थी, उसका प्रत्यक्ष आनंद लेने का लोभ भला वो इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकता था। ऊपर से इन दोनों लड़कियों का ये निष्कपट व्यवहार और आत्मीय देखभाल, ये सब शिवनाथ के जीवन में आनंद की एक नई और अद्भुत अनुभूति लेकर आया था। शिवनाथ ने नीला की दीदी इला को आज पहली बार इतने करीब से देखा था। वो जितनी सुंदर दिखती थीं, उनकी बातचीत और व्यवहार भी उतना ही खूबसूरत था। उनकी उम्र शायद 25-26 से ज्यादा नहीं होगी, शिबू से मुश्किल से 1-2 साल ही बड़ी होंगे। फिर भी उन्हें देखकर लगा मानो वे ममता में उसकी दिवंगत माँ जैसी हों। उनसे बात करके महसूस हुआ कि वे कितनी बड़ी इंसान हैं और उनसे शायद उसका जन्मों का नाता हो। ऐसा परिपूर्ण आनंद शिबू ने अपने जीवन में आज से पहले कभी महसूस नहीं किया था। वो बड़े खुश मिजाज और प्रसन्न मन से घर के अंदर दाखिल हुआ।
मुख्य द्वार पर दादा खड़े थे। उन्होंने पूछा कि इतनी देर तक तुम कहाँ थे? शिवनाथ ने बड़ी गंभीरता से बस बगल वाले घर में कहकर अंदर चला गया। भाई का ऐसा बेबाक जवाब सुनकर भोलानाथ सन्न रह गए। उन्हें समझ आ गया कि लड़का पूरी तरह बिगड़ चुका है, वरना इतनी बड़ी गुस्ताखी करने की हिम्मत उसमें भला कहाँ से आई। भोलानाथ अब इस बात पर पूरी तरह दृढ़ हो गए थे कि जल्द ही कोई बहुत सख्त कदम उठाना ही पड़ेगा। शाम के वक्त जब शिवनाथ ने अपनी भाभी को दावत के बारे में बताया तो भाभी ने पूछा कि आखिर कहाँ जा रहे हो? बहुत दूर जाना है। फिर भी क्या हमें इसकी खबर नहीं होगी? क्या आप दादा को नहीं बताओगी? बताओ देवर जी। शिवनाथ ने थोड़ी देर सोचते हुए कहा कि आज मेरी दावत हमारे बगल वाले घर में है। नीला पास हो गई है, इसीलिए उसकी दीदी ने मुझे खाने पर बुलाया है। भाभी के चेहरे की मुस्कान तुरंत गायब हो गई और उन्होंने कहा कि देवर जी, आप उन लोगों के घर बिल्कुल मत जाइए। उन्होंने पक्का इरादा कर लिया है कि वे अपनी इतनी सुंदर और गाना बजाना जानने वाली लड़की की शादी आपसे करवा देंगी। आज सुबह आपने उनकी बात नहीं मानी और आप उनके घर चले गए थे। इस बात से दादाजी बहुत नाराज थे। मैंने सुना है कि उस घर की लड़कियां ठीक नहीं हैं। भाभी, आप गलत सुन रही हैं। वे बहुत अच्छी लड़कियां हैं। नहीं देवर जी, पुरुषों का मन लुभाने के लिए वे ऐसा ढोंग करती हैं और फिर उनका सब कुछ लूट कर उन्हें सड़क का भिखारी बना देती हैं। कैसी बातें कर रही हैं भाभी? वे तो प्रतिष्ठित और शरीफ घर की लड़कियां हैं। नहीं, उन पर भरोसा मत कीजिए। वे शरीफ होने का बस नाटक करती हैं। आप मत जाइए देवर जी, वे आपका सब कुछ छीन लेंगी। शिब्बू बोला कि भाभी, आज तो मेरा सबसे बड़ा दुख यही है कि मेरे पास उन्हें देने के लिए कुछ है ही नहीं। अगर मेरे पास कुछ होता तो उन्हें छीनने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं खुद ही अपनी सारी पूंजी उन्हें खुशी खुशी सौंप देता। भौं चढ़ाकर भाभी बोली कि तो फिर दादाजी जो कह रहे थे वो सच है। उन लड़कियों ने तुम्हें अपने जाल में पूरी तरह फंसा लिया है। अगर किसी को अपना बना लेने का मतलब आपके शास्त्रों में जाल में फंसाना है तो फिर आपका अंदाजा गलत नहीं है भाभी। तो वही जो लड़कियां रोज स्कूल जाते वक्त तुम्हें इशारा करके बुलाती थीं, उसी छोकरी के साथ तुम्हारी कोई बदतमीजी चल रही है? छी छी भाभी, आप जैसे शरीफ घर की लड़कियां ऐसी भाषा कैसे इस्तेमाल कर सकती हैं? क्या आपको अपनी जबान पर जरा भी लगाम नहीं है? अरे, इसमें इतना नाराज होने वाली क्या बात है देवर जी? मैंने तो आपकी प्रेमिका को कोई गाली नहीं दी। लड़कियों को तो हमारी दादी नानी के जमाने से ही छोकरी कहा जाता है, इसमें कुछ बुरा नहीं है। पर आप तो दादी नानी के जमाने की औरत नहीं है भाभी। आपने पढ़ाई की है, अंग्रेजी सीखी है। क्या आपको ऐसी बर्बर युग की भाषा का इस्तेमाल करना शोभा देता है? बर्बर युग की भाषा? क्या कह रहे हैं देवर जी? जिसे आप अंग्रेजी में गर्ल कहते हैं, हमारे यहां उसे छोकरी ही कहा जाता है। फिर भी हम 20 साल के बाद किसी को उस नाम से नहीं बुलाती। पर आप तो जानते हैं कि उन मुल्कों में तो 40 साल की उम्र में भी गाली कहा जाता है। पर वो दूसरी बात है। शिबू की भाभी हंस पड़ी और बोली कि लगता है आपको छोकरी शब्द से आपत्ति है, पर अगर मैं ऐसे अंग्रेजी में कोकेट कहती तो क्या आप तब भी ऐतराज करते? शिबू ने कहा कि वो कोकेट नहीं है और वैसे भी बांग्ला में ये शब्द सुनने में बहुत बुरे लगते हैं, आप इन्हें दोबारा इस्तेमाल मत कीजिएगा। भाभी बोलेंगी चलो ठीक है, ये बात मान ली, पर तुम्हारे दादाजी का कहना है कि कल तुम्हें कोई लड़की दिखाने आ रहे हैं, तुम सुबह घर से बिल्कुल बाहर मत निकलना। शिवनाथ का चेहरा और भी गंभीर हो गया और उसने कहा कि क्या दादाजी मुझसे बिना पूछे ही मेरी शादी तय करना चाहते हैं? दादाजी से कह दीजिएगा कि जब तक मैं एमए पास नहीं कर लेता मैं शादी नहीं करूंगा। ठीक है, तो फिर क्या हर्ज है? अभी बस लड़कियां देखने और आशीर्वाद लेने का कार्यक्रम हो जाने दीजिए, फिर एमए पास करने के बाद शादी हो जाएगी। अभी के लिए इसे मुलतवी रहने देते हैं। और वैसे भी एमए की परीक्षा में ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। पिछले महीने ही तो तुम कह रहे थे कि अगले महीने की शुरुआत में परीक्षा शुरू हो जाएगी। शिबू थोड़े उत्तेजित होकर बोला कि नहीं नहीं, दादाजी से कह दीजिएगा कि मैं शादी नहीं करूंगा और अगर मैंने कभी शादी की भी तो उसी लड़की से करूंगा जो बगल वाले घर में रहती है। ये कहते ही पलक झपकते ही शिवनाथ घर से बाहर निकल गए। शिवनाथ जब नीला के यहां दावत का लुत्फ उठाकर घर लौटा तो रात के करीब 11:30 बज रहे थे। भोलानाथ सो चुके थे और शंभू बाहर के कमरे में सोया हुआ था। शिवनाथ ने खिड़की से दबी आवाज में उसे कई बार पुकारा, मगर शंभू की नींद नहीं टूटी। आखिरकार भाभी ने हाथ में लालटेन थामे आकर दरवाजा खोला। अंदर कदम रखते ही भाभी ने ताना मारा कि देवर जी, अगर आप पूरी रात वहीं गुजार देते तो शायद ज्यादा अच्छा होता। दावत क्या इतनी देर तक चल रही थी? आखिर वहां ऐसा क्या खास खिलाया जो इतनी देर हो गई? शिवनाथ ने अपराधी की तरह धीमी आवाज में कहा कि भाभी, खाने की वजह से देरी नहीं हुई, बल्कि आज सुबोध बाबू से मुलाकात हुई और उनसे परिचय करने में वक्त लग गया। वे बहुत ही नेक इंसान हैं। हाँ,
अब तो आपको उस घर का कुत्ता बिल्ली भी अच्छा लगेगा ही। पर देवर जी, दादाजी आपकी एक बात सुनने को तैयार नहीं है। उन्होंने तो पक्का इरादा कर लिया है कि वे आपकी शादी करवा कर ही दम लेंगे। देखो भाभी, हमारे अभिभावकों की ये कितनी बड़ी ज्यादती है। जिसे शादी करनी है, क्या उसकी अपनी मर्जी का कोई मोल नहीं है? अपनी मनमर्जी से किसी के भी गले में हाथ डाल देने का नतीजा क्या होता है आप जानती हैं? इसकी वजह से इस देश में न जाने कितनी जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं। क्या आपको इसका कोई अंदाजा है? नहीं देवर जी, आधी रात को मुझे ये सब हिसाब किताब करने की फुर्सत नहीं है। हम हिंदू स्त्रियां तो वो हैं जिन्हें माता पिता और गुरुजन जिसके हाथ में सौंप देते हैं, हम उसे ही मन अपना देवता मान लेती हैं। पति अगर प्यार करे तो इसे भाग्य समझती हैं, और अगर वो उपेक्षा करे तो उसे अपनी किस्मत मानकर चुपचाप अपना फर्ज निभाती रहती हैं। शिवनाथ ने थोड़े उत्तेजित होकर कहा कि भाभी, आप जानती हैं कि इसकी वजह क्या है? बचपन से ही आप लड़कियों को ये सिखाया जाता है कि तुम स्त्री पैदा हुई हो तो तुम्हारी अपनी कोई स्वतंत्र इच्छा हो ही नहीं सकती। तुम औरत हो, दुनिया की सबसे तुच्छ जीव। मर्द की गुलामी करने के लिए ही तुम्हारा जन्म हुआ है। बचपन में जब तुम खिलौनों या खाने पीने की चीजों के लिए अपने भाइयों के बराबर हक मांगती थी, तभी से तुम्हें सिखा दिया गया कि लड़कियों को कुछ मांगना नहीं चाहिए, ना लेना चाहिए, ना ही छूना चाहिए। उन्हें जो भी दया करके दिया जाए उसी को पर्याप्त मान लेना चाहिए। जन्म भर ये सब सुन सुनकर और इसी तरह परवरिश पाकर तुम अपनी स्वतंत्र सत्ता खो बैठी हो। जो बेहद क्रूर, बदचलन और व्यभिचारी हो, अगर वो इत्तेफाक से तुम्हारा पति बन जाए तो तुम उसे देवता का दर्जा देकर विश्व के असली भगवान का अपमान करने में एक पल की भी हिचकिचाहट महसूस नहीं करती। रहम करो देवर जी, अपनी ये तकरीर बंद करो। इतनी रात को तुम घर को जैसे अखाड़ा बना रहे हो। तुम्हारी बात का निचोड़ मैं समझ गई हूँ। तुम उस लड़की से ही शादी करना चाहते हो। बिल्कुल। तो फिर मैं तुम्हें एक बात साफ साफ बता देती हूँ भाई, बुरा मत मानना। मैं एक शरीफ घराने की बहू हूँ। मैं अपने घर की पवित्र चारदीवारी में वैसी औरतों को हरगिज दाखिल नहीं होने दूंगी। ये आपकी पसंद है भाभी, मगर ये जान लीजिए कि वो लड़की भी संभ्रांत परिवार की बेटी है और वो एक शरीफ इंसान की ही पत्नी बनेगी। ठीक है, मैं तुम्हारी ये बातें दादाजी को जरूर बताऊंगी। पर मेरी एक बात हमेशा याद रखना देवर जी, कि किसी अनजान कुल की कलंक लगी कुल्टा की माया में पड़कर तुम अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल न कर बैठना। आपकी ये नसीहतें आप बेमतलब हैं भाभी। मैं उन्हें बहुत करीब से जान चुका हूं। भले ही आप उन्हें अपनाना ना चाहें, पर अगर आज मेरी माँ जिंदा होती तो वो अपने बेटे की पसंद को कभी ठुकरा नहीं पाती, ये मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ। माँ आज क्या करती ये तो मैं पक्के तौर पर नहीं कह सकती। पुत्र के प्रति उनके मोह में शायद वो सब करती जो तुम कह रहे हो, पर उनकी गैर मौजूदगी में जब इस घर के भले बुरे का जिम्मा मुझे संभालना पड़ा है तो अपनी शिक्षा, धर्म, विवेक और कर्तव्य के अनुसार इस घर की पवित्रता और परिवार की मर्यादा बचाने के लिए जो भी जरूरी होगा मैं वो जरूर करूंगी। वो चाहे कितना भी कठोर और अप्रिय क्यों ना हो, मुझे पत्थर का कलेजा करके वो फैसला लेना ही पड़ेगा। अगर इसमें तुम्हें मेरी ममता की कमी महसूस होती है तो मैं मजबूर हूं, पर भगवान गवाह है देवर जी कि कितनी पीड़ा के साथ मुझे वो काम करना होगा। शिवनाथ ने बिना कोई जवाब दिए वहां से जाने का फैसला किया और सोने के लिए चला गया। सुबह खाने की मेज पर बैठकर भोलानाथ ने शिब्बू से कहा कि तुम्हारी भाभी से मुझे सब कुछ पता चल गया है। मुझे पहले से ही इस बात का अंदेशा था कि ऐसा ही कुछ होगा, इसीलिए मैंने तुम्हें बार बार बगल वाले घर के लोगों से दूर रहने की सख्त हिदायत दी थी। तुमने मेरी बात अनसुनी कर दी और छिप छिप कर वहां जाना जारी रखा, यहां तक कि कल रात तुम वहां दावत भी खाकर आए हो। जो हो गया सो हो गया। अब तुम बड़े हो गए हो और तुमने पढ़ाई लिखाई भी कर ली है। मुझे लगा था कि तुम एक जिम्मेदार इंसान बनोगे। कम उम्र में ही पिता के साये के उठ जाने के बाद 18 साल की छोटी सी उम्र में सारे परिवार का बोझ मेरे कंधों पर आ पड़ा था। मेरी चाहत के बावजूद मुझे पढ़ने लिखने का मौका नहीं मिला, पर मैंने खुद भूखे रहकर और अभावों में जीकर तुम्हें कॉलेज में बेहतर शिक्षा दिलाई। मगर आज मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने बहुत बड़ी भूल की है। पश्चिमी शिक्षा के असर में आकर तुम लोग अपने धर्म और समाज को तुच्छ समझने लगे हो और हमारे पुरखों द्वारा बनाए गए रीति रिवाजों को बर्बरता कहकर उनका अपमान करते हो। मैं एक अनपढ़ इंसान हूं और अपने खानदान की पीढ़ियों से चली आ रही परंपराओं को और अपने पिता दादा के निर्देशों को ठुकराकर नहीं चल सकता। तुम जिस लड़की से शादी करने का पक्का इरादा कर चुके हो, उसे इस घर में जगह देना मेरे लिए नामुमकिन है।
अगर तुम मेरी मर्जी के खिलाफ किसी भी सम्मानित और शरीफ घराने की लड़की से ब्याह करके लाते तो मुझे तुम्हारी पत्नी को अपने परिवार में अपनाने में कोई एतराज ना होता। पर इस हालात में मैं तुम्हारी गलत जिद का साथ देकर समाज का विद्रोही नहीं बन सकता, क्योंकि मेरे और भी छोटे बच्चे हैं और उनका भविष्य अंधकार में डालना या उनके साथ नाइंसाफी करना एक पिता का फर्ज नहीं है। अगर तुमने वहीं शादी करने का ही अंतिम फैसला कर लिया है तो पहले अपने पैरों पर खड़े होना सीखो और अपनी पत्नी के साथ अलग रहने की तैयारी करो। ये घर भले ही मेरी कमाई से बना है, पर इसकी मालकिन तुम्हारी भाभी हैं। उनकी ये इच्छा बिल्कुल नहीं है कि तुम वैसी किसी औरत को इस घर में लाकर रखो। क्या तुम मेरी बात समझ गए? शिवनाथ ने बिना कोई जवाब दिए अपनी थाली पर नजरें टिकाए खाना जारी रखा और अंत में बस इतना ही कहा कि जो आ गया। एमए की परीक्षा खत्म होने के बाद जिस दिन शिबू नीला के घर फिर से मिलने गया, इला ने हालचाल पूछकर कहा कि अरे, परीक्षा की पढ़ाई कर करके मेरा भाई तो बिल्कुल दुबला हो गया है। शिबू बोला कि हाँ दीदी, बहुत मेहनत पड़ी। आप बताइए आपका क्या हाल है? इला ने कहा कि हमारा तो वही हाल है, हमें ये इलाका अब छोड़ना पड़ रहा है शिबू। मकान मालिक ने हमें खाली करने का नोटिस भेज दिया है। मोहल्ले के लोगों ने हमारे चरित्र को लेकर पुलिस कमिश्नर को एक लंबी शिकायत दी है कि हम इस मोहल्ले के लिए एक बड़ी सामाजिक समस्या बन गए हैं। उस दिन पुलिस के लोग आकर पूछताछ भी कर गए। मैंने सुना है कि इसमें आपके दादाजी ही सबसे आगे हैं और उन्होंने पुलिस के सामने हमारे खिलाफ सबसे कड़ा बयान दिया है। शिबू ने कहा कि इसमें मुझे बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं है, क्योंकि मेरी परीक्षा से कुछ दिन पहले ही दादाजी ने मुझे बुलाकर साफ कह दिया था कि मुझे उनसे अलग हो जाना चाहिए। अब इस घर में मेरे लिए कोई जगह नहीं है और मेरा कसूर सिर्फ इतना है कि मैं यहां आता हूं। इला ने यह सुनकर पूछा कि अब तुम आगे क्या करने की सोच रहे हो? शिबू ने कहा कि दीदी, मैं तो आपको पहले ही बता चुका हूं कि सब कुछ अब नीला पर निर्भर करता है। अगर वो इस घर से बेघर, बिना किसी धन दौलत और कंगाल इंसान को अपना जीवन साथी बनाने के लिए तैयार है, तो मैं दुनिया की इस नाइंसाफी के खिलाफ सर उठाकर खड़ा होने में एक पल की भी झिझक नहीं दिखाऊंगा। क्या तुम वाकई ऐसा कर पाओगे भाई? ये बहुत मुश्किल काम है। आप तो अपनी आंखों के सामने देख ही रही हैं कि मैं खुद इसका शिकार बनी हूं। शिबू कुछ कहना ही चाहता था कि तभी नीला को अपनी तरफ आता देख वो चुप हो गया। नीला ने कमरे में आते ही कहा कि आप छुपकर कब आए हैं? आप तो बड़े अजीब इंसान हैं। उस दिन आपने मुझसे वादा किया था कि आप मेरे साथ फिल्म देखने चलेंगे, फिर भी आप नहीं आए। मैं घंटों तक आपका इंतजार करती रही। आखिरकार मुझे अपने कपड़े बदलने पड़े। ना आप गए और न मुझे जाने दिया। अब मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगी। इला हंसते हंसते बोली कि शिवनाथ बाबू कैसे आ सकते हैं नीला? वो तो अब अपनी शादी के ख्यालों में बहुत व्यस्त हो गए हैं। ये सुनकर नीला का चेहरा अचानक पीला पड़ गया। फिर भी उसने बड़े गमगीन अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा कि क्या वाकई? क्या हमें अपनी शादी का निमंत्रण भी देंगे? याद रखिएगा, खाने में लजीज लुचियां खिलाना मत भूलिएगा। इला बोली कि तुझे वो शादी का निमंत्रण देने नहीं आई है, बल्कि तुझे ही उसकी दुल्हन बनना है। क्या तू ये दावत कबूल करेगी? नीला शर्म से लाल हो गई। उसका कोई जवाब नहीं आया। वो बस अपनी गर्दन झुकाकर खड़ी रही। इला ने शिवनाथ से कहा कि तुम दोनों आपस में समझ लो भाई, मुझे बहुत काम है, मैं जा रही हूं। उस दिन उन दोनों के बीच क्या बातें हुई ये तो सिवाय उनके और कोई नहीं जानता। पर उसके कुछ दिनों बाद शिवनाथ अचानक एक दिन घर से लापता हो गया। जाने से पहले वो अपने कमरे में दादाजी के नाम एक खत छोड़ गया था। भोलानाथ ने वो पत्र अपनी पत्नी को पढ़कर सुनाया। आदरणीय दादाजी, मैंने कृष्णनगर के वकील अनुकूल चंद्र रॉय की छोटी बेटी नीली रॉय से शास्त्रोक्त रीति से विवाह कर लिया है। आपकी रजामंदी ना होने के कारण मैंने आपको सूचना नहीं दी। मेरे लिए चिंता ना करें, मुझे रंगून कॉलेज में प्रोफेसर की नौकरी मिल गई है। मैं अपनी पत्नी के साथ वहां जा रहा हूं। सादर प्रणाम और भाभी को मेरा चरण स्पर्श कहिएगा। शंभू को मेरा प्यार। भवदीय शिव। खत सुनकर भाभी चहक उठी कि अरे, कृष्णनगर के वकील अनुकूल रॉय तो मेरी माँ के मौसेरे भाई थे, यानी वे हमारे मामा जी लगते थे। हाँ, बिल्कुल सही। उनकी 2 बेहद खूबसूरत बेटियां थीं। बड़ी वाली तो कम उम्र में ही विधवा हो गई थी, पर मामा जी ने मरने से पहले उसकी दूसरी शादी करवा दी थी। अरे, तो क्या वो एली और नेली वही हैं जो हमारे बगल में किराए पर रह रही थीं? ये बात मुझे पता ही न थी। कितनी शर्म की बात है। मुझे तो उनसे जाकर मिलना चाहिए। देवर जी तो नीला नीला और इला इला करते थे, पर किसे पता था कि वो हमारे मामा की लड़कियां हैं। उस एली को विधवा जानकर एक बड़े रईस अटर्नी शरद बनर्जी ने शादी कर ली थी।
हालांकि वो भी उनकी दूसरी शादी थी, पर सुना है कि वे उम्र में बहुत छोटे हैं, देखने में भी हसीन हैं और स्वभाव भी बहुत अच्छा है। पर उनकी पहली शादी से एक बेटा और एक बेटी हैं। इस वजह से उन्होंने एली को घर में नहीं रखा। उनके समाज में बहुत कड़ी पाबंदियां हैं। बच्चों की शादी में कोई दिक्कत ना आए, इसलिए उन्होंने एली को अलग घर में किराए पर रखा था। किसे खबर थी कि वे हमारे बगल में ही रह रही थीं? मुझे फौरन जाना चाहिए। मैंने बहुत दिनों से उनसे मुलाकात नहीं की है। पत्नी को बगल वाले घर की तरफ जाते देख भोलानाथ ने गंभीर होकर कहा कि मैंने उनके नाम पर झूठे इल्जाम लगाकर पुलिस की मदद से उन्हें हमारे मोहल्ले से उठवा दिया है। अब वे बगल वाले घर में नहीं रहतीं। समाप्त।